हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। ये उनका 78वां संबोधन होगा। इस दौरान वो देश में बढ़ते कोरोना के मामले और तेजी से चल रहे टीकाकरण की स्थिति को लेकर चर्चा कर सकते हैं। दिल्ली में जारी कोरोना संकट अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। तेजी से नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दिल्ली में अनलॉक 5 का ऐलान किया गया है। इसके तहत जिम और योग संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। नए निर्देशों के मुताबिक मैरिज हॉल, होटल और बैंक्वेट हॉल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह में आयोजित करने की भी छूट होगी। हालांकि घर और कोर्ट में शादी समारोह के दौरान अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर किसी भी जगह पर कोविड नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी की उचित धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को किसान देश भर के राजभवनों के घेराव के लिए निकले। इसी कड़ी में पंचकुला में पैदल मार्च के बाद किसानों ने गवर्नर के एडीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गुरनाम सिंह चडूनी की अध्यक्षता में किसानों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से नए कृषि कानूनों के वापस लेने की मांग। पंचकुला में राज्यपाल को ज्ञापन देने से पहले पुलिस और किसान आमने सामने हुए। इस दौरान किसानों ने सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने शनिवार को पंचकुला में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद चडूनी ने बताया कि उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों को बिजली विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 50,000 किसानों की तरफ से ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन का पैसा जमा कराए जाने के बाद भी महज 10,000 किसानों को ही बिजली कनेक्शन दिए गए। पंचकुला के साथ साथ बहादुरगढ़ में भी किसानों ने अपनी मांग को लेकर हल्ला बोला। इसके लिए टिकरी बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान नेताओं ने सरकार पर एक बार फिर सवालों के तीर साधते हुए सरकार को हठी राजा की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि हट करने वाले ने राज्य भी गंवाया और परिवार भी। झज्जर में किसानों ने अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि आंदोलन के 7 महीने बीतने के बावजूद सरकार ने किसानों की अनदेखी की। किसानों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आज भी सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं है, इसलिए वो अब राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने जारी ट्रैफिक एडवाइजरी की, जिसमें चंडीगढ़ आने वाले सभी 13 एंट्री पॉइंट सील किए गए थे। पंचकुला में किसानों और पुलिस में टकराव हुआ। पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग्स तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए हजारों की संख्या में किसानों ने कूच किया था। हरियाणा में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। फरीदाबाद में मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज। स्वास्थ्य मंत्री बोले, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सरकार सजग। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हरियाणा में दस्तक दे दी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में मिला है। नए वायरस के मरीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके संपर्क में आए कॉन्टैक्ट की तलाश शुरू कर दी गई है। ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन ने बताया कि उन्होंने जिला प्रशासन के साथ हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी सूचित किया।
वैक्सीन के बारे में जानकारी साझा करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि फिलहाल हमारे पास सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने की कोई भी निर्देश और गाइडलाइंस नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि जब तक गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए हरी झंडी नहीं मिलती तब तक गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन नहीं लगा सकती। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच अंबाला प्रशासन एक्टिव हो गया है। अंबाला के उपायुक्त विक्रम ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि कयास लगाए जा रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से कोरोना की तीसरी लहर फैल सकती है, जिसके मद्देनजर अंबाला जिले में इससे बचाव के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो हमने आज से ही जितने भी सरकारी विभाग में कर्मचारी काम करते हैं उन सबके फैमिली मेंबर्स को भी कोरोना वैक्सीन लगवाने के निर्णय लिए हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रीज में जिनके सभी कर्मचारियों को कोरोना की दोनों वैक्सीन लगाई जा चुकी है वहां पर हम बाकायदा स्टिकर लगाकर आम जन को जागरूक करेंगे कि यहाँ ये जगह आपके लिए सुरक्षित है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकारी केंद्रों पर जल्द ही लोगों को स्पुतनिक वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में पहली बार किसी सरकारी केंद्रों पर स्पुतनिक वैक्सीन लगाई जाएगी। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण की नई शुरुआत करते हुए मेट्रो यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, अब मेट्रो में यात्रा करने वाले लोगों को स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन लगवाने की सुविधा मेट्रो स्टेशन पर ही उपलब्ध करवा रहा है। स्वास्थ्य विभाग डीएमआरसी के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन परिसर में कोरोना निधि टीका केंद्र बनाया जाएगा और 1 जुलाई से मेट्रो स्टेशन पर लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा, जिसमें रोज 250 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसमें 200 लोगों को पहली डोज और 50 लोगों को दूसरी डोज लगाई जाएगी। सभी को कोविशील्ड वैक्सीन की ही डोज दी जाएगी। टीकाकरण करवाने वाले लाभार्थियों को अपना आधार नंबर और फोन नंबर देना होगा। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि डीएमआरसी के अधिकारियों से बातचीत कर टीकाकरण केंद्र बनाने की प्लानिंग को अंतिम रूप दिया जाए। एनएलओ नेता अभय चौटाला शनिवार को सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने एनएलओ जिला कार्यालय का उद्घाटन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनको ना तो कोई किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने देता है और ना ही कोई राजनीतिक कार्यक्रम वो कर सकते हैं। अभय चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे से बटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसान आंदोलन और कोरोना के मामलों के आगे नाकाम रही है। एलनाबाद में चुनाव की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में एनएलओ की जीत पक्की है, इसलिए सरकार यहां चुनाव कराने से डर रही है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर राजनीति तेज हो गई है। अब गृह मंत्री अनिल विज ने भी इसे लेकर केजरीवाल पर झूठे आंकड़े पेश करके कोरोना काल में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन हासिल करने का आरोप लगाया है। वहीं किसानों के राजभवन घेराव पर विज ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों में निराशा आ चुकी है। किसान आंदोलन को जिंदा रखने के लिए किसान नेता कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। वहीं राहुल गांधी के किसानों पर समर्थन को लेकर विज ने कहा कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति के साथ है जो देश की एकता और अखंडता को भंग करके देश में आग लगाना चाहता है। इसके साथ ही फरीदाबाद में डेल्टा प्लस का पहला मामला सामने आने पर विज ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और हमने उस मरीज के संपर्क में आने वाले 100% लोगों के टेस्ट और जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के आदेश दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर राजनीति तेज हो गई है। अब प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी इसे लेकर दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। विज ने ट्वीट कर लिखा कि केजरीवाल सरकार के झूठे आंकड़े पेश करके कोरोना काल में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन हासिल करने से अन्य राज्यों पर इसका असर पड़ा है।
वहां ऑक्सीजन की कमी से जिन मरीजों की मौत हुई है उसके लिए केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विज ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करके इसकी जांच करवाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यह भी पता लगाना चाहिए कि कहीं जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन को बेचकर दिल्ली सरकार ने मुनाफा तो नहीं कमाया। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मौके पर टोहाना में डीएसपी की अगुवाई में जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका मकसद आम जन को नशे के प्रति जागरूक करना। उन्होंने कहा कि आज की जागरूकता साइकिल रैली का काफी प्रभाव देखा गया है। इस कार्यक्रम में बच्चे, युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। मौके पर सभी ने नशे के विरोध में शपथ ग्रहण की। पलवल में भी विश्व नशा मुक्ति दिवस पर बाल कल्याण परिषद द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को पलवल के विधायक दीपक मंगला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक मंगला ने कहा, आज का युवा वर्ग नशे के चक्कर में पड़कर अपने रास्ते से भटक रहा है। युवाओं की यहां साइकिल रैली समाज में नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मील का पत्थर साबित हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के योजनाओं का जगह जगह होना बहुत जरूरी है ताकि पूरे समाज को नशा मुक्त कर एक नई दिशा दी जा सके। सिरसा में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के मौके पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम जबीर यादव ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि इस सभ्य समाज में नशे के लिए कोई जगह नहीं है। इस दौरान नशा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पलवल में बाल कल्याण परिषद के महासचिव प्रवीण अत्री ने बच्चों को सेफ्टी किट देते हुए कहा, बच्चों के विकास से ही स्वस्थ समाज का सपना अब साकार होगा। अत्री ने कहा कि संकट की स्थिति में बच्चों के कल्याण के लिए बाल कल्याण परिषद पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। परिषद ने कोरोना काल के दौरान स्लम बस्तियों में करीब 5000 बच्चों को सेफ्टी किट बांटे और कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया। साथ ही अत्री ने कहा कि परिषद का उद्देश्य बाल कल्याण के कार्य और गतिविधियों को प्रदेश के हर बच्चे तक पहुंचाना है जिसमें प्रतिभा है, लेकिन वो संसाधनों के अभाव में अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाता। और वहीं बाल कल्याण परिषद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल केंद्र भी शुरू करेगा ताकि घरों में रहने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। महासचिव अत्री के पलवल पहुंचने पर जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा डागर ने उनका स्वागत किया। टोहाना में भूना रोड पर रहने वाले किन्नर समुदाय के लोगों ने रतिया फतेहाबाद रोड पर जाम लगाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शहर में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कुला चौकी इंचार्ज कपिल और महेंद्र पर 45,000 की रिश्वत मांगने के आरोप भी लगाए। जाम के चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सुरेंद्र कंबोज ने मामले का निपटारा करवाने की बात कहकर जाम को खुलवाया, जिसके बाद राहगीरों ने राहत की सांस ली। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के बाद ट्रांसपोर्टरों ने भी सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। ट्रांसपोर्टर यूनियन ने 28 जून को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया। ट्रांसपोर्ट यूनियन के गुरुग्राम के प्रधान और प्रदेश के महासचिव हुकुम चंद शर्मा ने कहा कि 28 जून को देश भर के ट्रांसपोर्टर अपने ट्रकों पर काले झंडे लगाकर विरोध करेंगे और डीसी गुरुग्राम के माध्यम से राष्ट्रपति और पीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। इस मामले में ट्रांसपोर्ट यूनियन के उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम चक्का जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे और इस बार का चक्का जाम सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होगा। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली टीचर्स के लिए राहत भरे आदेश जारी किए हैं। अब सरकारी टीचर्स को गैर शिक्षण काम नहीं लिए जाएंगे और टीचर्स को अन्य सरकारी महकमों से भी रिलीफ कर दिया जाएगा।
देश भर में लगातार लूटपाट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला करनाल के गांव काटाबाग से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े पिता पुत्र को 4 लुटेरे बंदूक की नोक दिखाकर लाखों की ज्वेलर्स लेकर फरार हो गए। जब मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित का कहना है कि वो ज्वेलर्स डिलीवरी करने गए थे। इस दौरान बाइक सवार पर आए और बंदूक के बल पर ज्वेलर्स का बाइक छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि गांव से पूछताछ शुरू कर दी गई है और आगे की जांच में पुलिस जुट गई। करनाल के अमूपुर गांव में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल अमूपुर गांव का रहने वाला रिक्की का प्रेम प्रसंग बुढ़नपुर गांव की एक लड़की के साथ चल रहा था। युवक के परिजनों ने बताया कि मृतक युवक को पिछले शनिवार को उसे बुढ़नपुर गांव में बुलाया गया, जहां उसकी जमकर पिटाई की गई और उसके बाद हाथ पैर बांधकर नहर में फेंक दिया गया। परिजनों की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। वही लड़की ने भी कुछ दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके 6 दिन बाद युवक का शव सोनीपत में नहर से मिला। लड़के के हाथ पैर बंधे हुए थे। लड़के के परिजनों ने बताया कि लड़के और लड़की का प्रेम प्रसंग पिछले 5 सालों से चल रहा था। दोनों की शादी के लिए लड़के वाले भी तैयार थे और लड़की के पिता भी, लेकिन लड़की के भाई इस बात के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई और लड़के को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोहाना में महारा गांव के पास हुए गर्भवती महिला मर्डर मामले में पुलिस ने मृतक महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आर्मी के जवान गुलशन अपनी पत्नी पर किसी अन्य के साथ अवैध संबंध होने का शक करता था। आरोपी पति अपनी पत्नी ज्योति की हत्या करने के लिए 1 महीने से योजना बना रहा था। आरोपी ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को यूपी के मुरादाबाद से खरीदा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बहरहाल पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कैथल पुलिस ने मोबाइल स्कैम के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो ई-कॉमर्स कंपनी से फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए के मोबाइल स्कैम करते हैं। जांच के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो फेक आईडी बनाकर दूसरे देशों को गलत पता देकर ऑर्डर लेते हैं। मामले की जांच के दौरान आरोपियों से 72 लाख रुपए के 872 फोन बरामद किए गए और 15 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। राय के नहरी गांव और अन्य गांवों के ग्रामीणों ने कुंडली स्थित 132 केवीए सब स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली निगम के मीटर रीडर ने घर बैठे ही मीटरों की रीडिंग कर दी, जिससे उपभोक्ताओं को 30 से 40 हजार रुपए का बिल भेजा गया है। जब मीटर रीडर से पूछताछ की गई तो उसने कोविड का बहाना बना दिया। ग्रामीण ज्यादा बिल आने से नाराज है। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि गांव के गरीब लोग बिजली के इस बिल की अदायगी करने में असमर्थ हैं। उन्होंने मीटरों की दोबारा भी रीडिंग कराने की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से ग्रामीणों को 132 केवीए सब स्टेशन कुंडली में रोष प्रदर्शन के लिए आना पड़ा। इधर एसडीओ सतीश गोयत ने इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। बहादुरगढ़ में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस उतरी। लाल चौक पर पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। गोहाना के गांव मुंडलाना में 1 हफ्ते से बिजली समय पर नहीं आने से गुस्साए ग्रामीणों ने 132 केवीए पावर सब स्टेशन पर प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट किया। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में बिजली कट से गांव वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में बिजली दिन में 1 या 2 घंटे ही आती है। वहीं शुक्रवार को तेज आंधी आने के कारण सुबह से ही बिजली गुल है। गांव वालों का कहना है कि बिजली विभाग में कोई भी फोन नहीं उठाता और ना ही यहां लाइनमैन मिलता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों से बार बार शिकायत करने पर भी कोई सूद नहीं लेता।
प्रदर्शन के दौरान 2 घंटे तक कोई भी अधिकारी पावर हाउस नहीं पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों के पावर हाउस में आने की सूचना के बाद पुलिस जरूर मौके पर मौजूद रही। एक तरफ जहां पूरे देश में पेड़ पौधे लगाने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाएं लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, तो वहीं पड़तला के गांव चंदावली स्थित डिजिटल पार्क से शरारती तत्वों ने करीब 100 पेड़ काट दिए। गांव के सरपंच गिरिराज यादव ने बताया कि पार्क में पहले गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसको उन्होंने खाली करा दिया। उसी बात की रंजिश रखते हुए देर रात इन पेड़ों को काटा गया। गांव के सरपंच ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि हरियाणा का पहला डिजिटल पार्क गांव चंदौली में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित कई गणमान्य लोगों ने किया था। इधर नाहरी गांव के ग्रामीण ने कुंडली स्थित 132 केवीए सब स्टेशन पर हंगामा किया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली निगम मीटर की रीडिंग गलत करके उपभोक्ताओं को 30 से 40 हजार रुपए का बिल भेजा है। गांव के प्रधान महेश शर्मा ने कहा कि गरीब लोग बिजली के इस बिल की अदायगी करने में असमर्थ हैं। उन्होंने मीटरों की दोबारा रीडिंग की भी मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जब मीटर रीडर से पूछताछ की गई तो कोविड का बहाना बनाया। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीओ सतीश गोयत ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया। इधर अंबाला में पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ शुरू हुई मुहिम अब रंग ला रही है। आए दिन पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला शहर के चौकी नंबर 3 के इंचार्ज रविंदर सैनी ने गुप्त सूचना के आधार पर जगाधरी गेट के पास छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने एक तस्कर के पास से 12 बोतलें अंग्रेजी शराब और 14 देसी शराब की बोतलें बरामद की है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया है। कैथल में बेरोजगार युवक युवतियों को फर्जी कॉल सेंटर खोलकर नौकरी और लोन का झांसा देकर नकदी हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने नोएडा में फर्जी कंपनी बनाकर फर्जी कॉल सेंटर खोला हुआ था, जहां से युवाओं को फोन और मेल के जरिए नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता था। नौकरी में अप्लाई किए जाने के बाद आवेदन करने वालों को ज्वाइनिंग लेटर देकर नकदी ऐंठ ली जाती थी और लोन के लिए 10 फाइलों का टारगेट दिया जाता था, जिसमें हर फाइल के साथ 4100 रुपए जमा करवाने होते थे। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में देर रात धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन हेडक्वार्टर और इसके साथ ही जम्मू का मेन एयरपोर्ट भी इसी परिसर में आता है। देर रात धमाके के बाद वहां और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। इस बीच जम्मू में त्रिकुटा नगर थाने में वेब मॉल के पास एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकी का नाम नदीम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 20 साल है।